नमस्कार। जश्न-ए-अदब साहित्योत्सव के इस महत्वपूर्ण चर्चा सत्र में आप सभी का अभिवादन, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। विगत 2 दिनों से हम शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, सिनेमा, कवि, लेखक इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। जो वर्तमान विषय है वो थोड़ा सा अलग है और जिसमें शायद चिंतन और मनन के साथ कुछ नवीन रुचिकर विषय हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ जैसे कि परिचय कराया 2 महत्वपूर्ण जो अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं। जस्टिस सबीबुल हसनैन सर हमारे साथ हैं, न्यायमूर्ति, आप सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रहे हैं। साथ में नारायण दत्त मिश्र जो बताया कि डीडी न्यूज़ वार्तावली के प्रधान संपादक हैं और प्रवाचक भी हैं। इनसे जो वर्तमान इस सत्र का विषय है भारतीय संस्कृति की अनुगूज संस्कृत, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसे कि इस सत्र का शीर्षक है भारतीय संस्कृति की अनुगूज संस्कृत। तो जैसे कि भारतीयता यह शब्द है, वर्तमान में हम देखते हैं कि राजनीतिक संदर्भों में इसके अलग अलग रूप देखे जाते हैं। बहुत बार आरोप प्रत्यारोप इस शब्द के लिए किए जाते हैं, भारतीय, अभारतीय, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो भारतीय संदर्भों में भारतीयता क्या है, इस विषय को मैं सर से समझने की कोशिश करूंगा कि आपके जो अध्यापन के दौर में आपने जो भारतीयता शब्द से सीखा है तो उसको आम जनमानस के सामने हम भारतीयता शब्द को कैसे प्रस्तुत करेंगे, वो आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगा। नमस्कार। अभी रमेश जी ने जो प्रश्न किया है वो उसका एक लीगल पहलू है और एक सामाजिक पहलू है। भारतीय कौन है? भारतीय लीगली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग वो है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडियन नेशनल मानती है और उसको पासपोर्ट देती है। लेकिन भारतीयता केवल पासपोर्ट से निर्धारित नहीं होती, ये लॉ से भी निर्धारित नहीं होती। भारतीयता एडजेक्टिव है, ये एक गुण है और ये गुण आपके पास आता है बरसों में आपके संस्कार के द्वारा, आपके इतिहास की जानकारी के द्वारा, आपकी जो अनुभूति है उसके द्वारा आता है। आप जिंदगी भर इंडिया में आप पैदा हो गए, आपके पास एक पासपोर्ट मिल गया, उसके बाद आप जिंदगी भर कभी इंडिया में रहे नहीं। आपने इंडिया की किसी हिस्टोरिकल बुक का अध्ययन नहीं किया, लोगों के साथ नहीं रहे, समाज में नहीं रहे, मोहल्ले में नहीं रहे। आप बाहर से जब लौट के आएंगे तो टेक्निकली स्पीकिंग आप ज़रूर भारतीय होंगे, लेकिन भारतीयता आपके अंदर नहीं होगी। भारतीयता होने के लिए, भारतीयता आपके अंदर हो, आपको अपने गरिमामयी इतिहास को जानना होगा। आपको ये जानना होगा कि आपका भारत वो देश है जहाँ प्राचीनतम स्मृतियाँ हैं, जहाँ पर वेद हैं जो 5000 साल पुराने, कम से कम जो ऑथेंटिक है, उसमें वेरिएशन भी होता है, कोई 5000 से आगे भी बताता है, लेकिन जो एकमतता है, नारायण जी मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूँगा, कम से कम 5000 साल ऋग्वेद से लेके इतना पुरातन इतिहास है। फिर उसके बाद उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं, फिर और सारी सामाजिक व्यवस्थाएं आती हैं। तो उनमें जो कुछ वेदों में कहा गया और जो कुछ यहाँ की संस्कृति उस ज़माने में बनी, उन परंपराओं से हम कितना विगत हो गए, कितना उस पर बने हुए हैं। अगर हम उसके ऊपर लगातार बने हुए हैं और उसका आचरण भी हमारा उसी के अनुसार है, तब मुझे लगता है कि शायद हम सच्चे मानों में भारतीय हैं और भारतीयता का हमारे पास सिद्धांत है। भारतीयता के सिद्धांत में ये भी आता है कि इतना इतिहास होने के बावजूद, इतने आक्रमण होने के बावजूद,
इतने बार लोगों का बाहर से इसके ऊपर आक्रमण हुआ, विदेशी ताकतें आई, अमेलगमेशन हुआ, तमाम लोग, इकबाल का शेर है कि सरज़मीन हिंद पर अक़वाल आलम से फ़िराक़, कारवां आते गए हिंदुस्तान बनता, कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। तो हिंदुस्तान में तमाम लोग आए, लेकिन इतिहास इस बात को भी बताता है कि भारतीयों ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो भारतीय वो है जो भारतीयता रखता है, वो सहनशीलता रखता है, सहिष्णुता रखता है, आक्रामक नहीं होता, आक्रामक नहीं होता, सबको अपने यहाँ समेट लेने की जो सहनशीलता है वो भारतीयता है। जो यहाँ का ईश्वर के ऊपर विश्वास है, जो अपनी शक्ति से अधिक जो विश्वास है, जो आत्मा है उसकी, वो भारतीयता है। तो उस भारतीयता की बात है जिसके अंदर संस्कृत का जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है इसके अंदर, कि उसकी जो प्रतिध्वनि है वो भारतीयता के अंदर झंकृत होती है, और वो झंकृत होने का जो माध्यम है वो संस्कृत है। सब कुछ यहाँ का इतिहास, यहाँ का सब कुछ संस्कृत में है। और यहाँ पर बैठ के बहुत ही पीड़ा के साथ, बहुत ही दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि सारी भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, तमाम नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। कल चक्रधर साहब बता रहे थे कि OTT जब से आया है, और ये जब भी कोरोना काल में 2 साल तक लोग घरों पे बैठे रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने मलयालम की फ़िल्में देख डाली, मैंने बंगाली की फ़िल्में देख डाली, मैंने इंग्लिश नेटफ्लिक्स पूरा देख डाला, क्राउन का मैंने हिंदी में रूपांतर देख डाला, उर्दू पाकिस्तानी प्लेस देख डाले, और सब ने देख डाले, लेकिन कहीं ये जिक्र नहीं आया कि हमने संस्कृत में भी कुछ देखा था। तो हम भारतीय हैं, भारतीयता होनी चाहिए, लेकिन भारतीयता जिस माध्यम से आप तक पहुंच सकती है वो माध्यम लुप्त है। ये एक पीड़ा का विषय है। और अगर अटल जी की भाषा में प्रयोग करूं तो वो हमेशा कहा करते थे कि चिंता का नहीं, केवल चिंतन का विषय है। तो ये एक चिंतन का विषय है जिसके ऊपर आज यहाँ पर अवसर हुआ है, हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और आपसे कुछ साझा करना चाहेंगे। जी, मैं नारायण जी से इसी विषय पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए प्रश्न करूंगा कि जो भारतीय ग्रंथ परंपरा है संस्कृत की, जो प्राचीन साहित्य है वो हमें संस्कृत में ही प्राप्त होता है, तो उन ग्रंथों में भारतीयता से संबंधित कोई उद्धरण आपको ध्यान में हो जिससे हम इस विषय को और जनमानस को समझने के लिए आसान बना सकें? जी, नमः सर्वेभ्यः। संस्कृत में ऐसे कई श्लोक मिलेंगे आपको जहाँ पर भारत और भारतीयता इन दोनों की परिभाषा श्लोकबद्ध रूप में मिल जाएगी। जैसे एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जो भारती अर्थात जो संततियाँ हैं, अर्थात यहाँ न बेटा और न बेटी, इन दोनों शब्दों को जो समेटता है। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि पितृप्रधान हमारा समाज है, मातृप्रधान उतना नहीं बन पाया। यहाँ श्लोक देखिए तो भारतीयता वस्तुतः वह है जहाँ हम जेंडर बायस्ड नहीं होते। आमतौर पर बहुत सारी चीज़ों में दिखता है, लेकिन इस श्लोक में देखिए जब भारतीयता की बात है, संतति ही शब्द का प्रयोग है। तो भारती वह संतति है, हम जिस जो भौगोलिक जो दायरा है उस दायरे के बीच में रहने वाले जो लोग हैं वो भारती हैं, और भारती से संबंधित जो कुछ चीज़ें हैं उसमें भारतीयता है। ठीक इसी तरीके से एक और श्लोक है जिसे आजकल हम बहुत कोट करते हैं, हिंदुस्तान ये शब्द बोलते हुए। उसमें कहते हैं कि हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम परिचक्षते, ऐसा कुछ है। तो हिंदुस्तान कहते हैं। तो आमतौर पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें भारतीयता, हिंदुस्तान, ये नए नए शब्द हम गढ़ते हैं। भारत का वस्तुतः अर्थ है जो प्रकाश से रत हो, प्रकाश में रत हो। प्रकाश कौन सा?
ये लाइटिंग नहीं, ज्ञान का जो प्रकाश है उसमें जो रत हो, उसमें डूबा हुआ हो, आकंठ डूबा हो, आत्मिक रूप से डूबा हो, वह भारतीयता है। तो भारतीय ग्रंथों में इन 2 श्लोकों से हम समझ सकते हैं कि एक समय सापेक्ष है। जब हम हिंदुस्तान बोलते हैं, कभी आर्यावर्त कहते हैं और कभी हम भारत कहते हैं, तो भारतीयता वस्तुतः कुल मिलाकर संस्कृत से संबंधित, जो संस्कृत होता है, जिसमें संस्कृति होती है। संस्कृत और संस्कृति एक खास शब्द हम मान लेते हैं कि एक भाषा है और एक संस्कृति अर्थात कल्चर है। ऐसा नहीं है। जहाँ परिष्कृतता होती है वस्तुतः वही संस्कृति है, और परिष्कृति हर एक अपने क्षेत्र में जो भी परिष्कृति होती है एक तरीके से वो संस्कृति है, और भाषा भी वो संस्कृत है। तो भारतीयता की जो परिभाषा है वो इस संदर्भ में मैं इतना ही मानता हूँ कि अपने में सर्वांगीण होना। एक श्लोक जो कि बहुत अधिक प्रयोग में आता है लेकिन अधूरा आता है, मैं उद्धृत करना चाहूँगा। बहुत ये शब्द प्रयोग में आता है कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम का जो पूरा श्लोक है वो ये है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति का मतलब हुआ यह मेरा है, ये दूसरे का है। अयम निजः मेरा है, परोवेति गणना लघुचेत साम, जिनकी छोटी चेतना है, जिनके मन छोटे हैं, जिनके विचार छोटे हैं, दिलों में जगह नहीं है, संकुचित हैं, वो केवल इसी प्रकार की गणना करते रहते हैं कि ये मेरा है, ये दूसरे का है। और जैसे ही ये गणना होती है वैसे ही ये होता है कि ये मेरा भाई है, वो दूसरे का भाई है, ये मेरा देश है, ये दूसरे का देश है, ये मेरा प्रदेश है, ये दूसरे का प्रदेश है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे क्या है, उदार चरिता नाम तू, जिनके मन उदात्त हैं, बड़े हैं, हृदय बड़ा है, विचार बड़े हैं, उनके लिए क्या है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उनके लिए ये पूरा संसार एक है और सारा जितने भी लोग वहाँ के हैं या एक परिवार के हैं, तो ये एक ईश्वरवाद भी है और एक परिवारवाद भी है। ये भारतीयता है जो हमारे, और जो हमने अभी आपसे कहा था कि हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, तो आक्रमण हम करते कैसे, वसुधैव कुटुंबकम, वो भी तो मेरा ही भाई है, किसके ऊपर अटैक करते, ये भारतीयता है। आपने जैसे अभी पिछले प्रश्न में कहा था कि जो संस्कृत है वो कहीं ना कहीं भारतीयता की मूल है, लेकिन वर्तमान समय में वो, जैसे हम देखते हैं कि आम जनमानस से बहुत दूर हो गई है, या आम जनमानस अपने बच्चों को उसको पढ़ाने में संकोच करता है। जैसे कि सर के विषय में बताया कि संस्कृत और उर्दू और अंग्रेजी इन सभी भाषाओं के ज्ञाता हैं, उसको लिखते पढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप न्यायमूर्ति रहते हुए संस्कृत भाषा के प्रति आपकी रुचि कैसे हुई, कैसे आपको लगा कि मुझे इस उम्र में जाकर के संस्कृत को पढ़ना चाहिए और उसके द्वारा मैं जो अपने ज्ञान है उसको हम आगे बढ़ाने में सफल हो पाऊँगा। हेलो, देखिए, कोई भी इस प्रकार की बात जब होती है तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि कभी कहीं ना कहीं ईश्वर की कोई प्रेरणा होती है या कोई वरदान होता है। लेकिन जो बात आपने पूछी वो बात सत्य है कि मैं जज हो चुका था, जजशिप मुझे मिल चुकी थी। उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग, तो शायद मैं उस वक्त 54 इयर्स मेरी एज हो चुकी थी, और उस समय मैं विवेकानंद रॉक पे गया हुआ था और वहाँ पे नीचे ध्यान केंद्र है, मैं वहाँ बैठा था और बार बार मुझे वहाँ पे दिन भर विवेकानंद जी के विषय में बातचीत होती ही रही थी कि जैसे ही वो शिकागो गए थे वर्ल्ड रिलीजन के कॉन्फ्रेंस में, तो बहुत उनके बारे में वहाँ पर कौतूहल था कि ये कौन आ गया है यहाँ पर, ये वर्दी पहने हुए गेरुए रंग का वस्त्र, और ये क्या बोलेगा, कैसे होगा। लेकिन जैसे ही विवेकानंद जी खड़े हुए, ये पूरा इतिहास है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, तो उन्होंने 3 शब्द कहे, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया, ऑफ अमेरिका। और ये लिखा हुआ है और रिकॉर्डेड भी है, बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो ऑडियो भी मिल जाती है कि पूरा 7000 का पूरा मजमा एक बार की खड़ा हो गया था, और वहीं से स्टार्टेड द जर्नी ऑफ ग्रेट विवेकानंद। तो इसका बहुत ही भारतीय उसको गर्व से इसको बताते भी हैं और सत्य भी है।
लेकिन वहाँ पर बैठ के मुझे एक बार की ये प्रश्न मेरे मन में आया कि ये पूरा सक्सेस उनका, उसके बाद से विवेकानंद बिकेम एन आइकन इन अमेरिका, तो मुझे ये लगा कि अगर इनको अंग्रेजी ना आती होती तो क्या ये पूरा भारतीय जो भी हमारे यहाँ का इतिहास है और जो कुछ भी वो उपनिषद को वो बता सके, वहाँ पर जो कुछ भी ज्ञान दे सके, वो क्या वहाँ अमेरिका में पहुँच पाता और क्या उनको वही सक्सेस मिलती जो उनको वो सक्सेस मिली। इनिशियली जब ना बोल पाते, जब कोई समझ ही ना पाता, तो कहाँ की संस्कृति और कहाँ का सक्सेस। तो उसी के साथ साथ मुझे एक बार की इस बात का ध्यान आया कि अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो बहुत आवश्यक है। दूसरों तक पहुँचने के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम वो होना चाहिए जो उसको जो अभिव्यक्त कर रहा है उसकी भावना, जो सुन रहा है, जो श्रोता है, उस तक पहुँचनी चाहिए। जब तक वो माध्यम सशक्त नहीं होगा तो विभिन्नता बनी रहेगी। उसी समय मुझे अपने आप से ये प्रश्न आया कि उनको संस्कृत आती थी, उपनिषद पढ़ के गए थे, वेद पढ़ के गए थे, लेकिन उन्होंने उस समय भी अंग्रेज़ी सीखी थी और इसलिए वो अमेरिका कॉन्कर कर पाए। मैं भारत में रहता हूँ, मुझे अंग्रेज़ी आती है, मैं हाई कोर्ट में जज हूँ, जजमेंट लिखाता हूँ, हिंदी में बहस सुनता हूँ, शाम को बैठ के कभी कभी यहाँ के जो शोरा कराम बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ के गज़लें भी सुन लेता हूँ, थोड़ी बहुत समझ में आती हैं, बाकी शाद साहब समझा देते हैं। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे क्या संस्कृत आती है। अगर विवेकानंद को यहाँ संस्कृत आती थी और बाहर जाके उनको अंग्रेज़ी, उनको लगा कि आवश्यक है, तो भारत में रह के अंग्रेज़ी जानने के साथ मेरे ऊपर क्या दायित्व नहीं है कि मैं संस्कृत सीखूं। जो सारा लिटरेचर यहाँ का है वो संस्कृत में है, ये मेरे तक पहुँचेगा कैसे? और अगर मेरे तक पहुँचेगा नहीं तो मैं दूसरे तक कैसे पहुँचा पाऊँगा? वह उसी दिन मैंने ये सोचा कि मैं प्रयास करूँगा कि मैं संस्कृत सीखूँ और प्रण कर लिया। और मुझे एक और अनुभूति हुई जो मैं सोचता हूँ कि ईश्वर की कुछ अनुकंपा रही होगी। मुझे ये भी लगा कि मैं उर्दू बोल लेता हूँ, सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, कुछ अशार सुना भी लेता हूँ, हिंदी जानता हूँ, अंग्रेज़ी जानता हूँ। अगर मैं संस्कृत भी जान जाऊँ तो शायद मेरे जैसे तमाम लोग जो संस्कृत नहीं जानते और यहाँ की पूरी विरासत से नावाकिफ़ हैं, आई कैन बी अ ब्रिज टू देम। मैं एक ब्रिज का, सेतु का कार्य कर सकता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं एक जज हूँ, एक सोसाइटी को बिलोंग करता हूँ, लेकिन अगर मैं संस्कृत जान लूँ और दूसरों को बताऊँ कि संस्कृत में क्या है तो वो मेरा विश्वास करेंगे, वो ये समझेंगे कि हाँ ये भी सीख सकते हैं। वरना दुर्भाग्य की बात है कि जो संस्कृत जानता है वो उर्दू जानना भी नहीं चाहता। जो उर्दू जानता है वो अपनी शायरी में इस कदर खुश है कि गालिब के बाद और शाद साहब को सुनने के बाद और भोपाल से आए हुए शायरों को सुनने के बाद वो संस्कृत के बारे में सोचता भी नहीं है कि कालिदास का हाँ थे तो कोई कालिदास, यार मोहल्ले में हमारे भी रहते हैं, एक नाम है कालिदास का। वो बाणभट्ट को नहीं जानते, वो कादम्बरी के रचयिता को नहीं जानते, वो ऋतु संहार को नहीं जानते, वो उन शास्त्रों को नहीं जानते, वो वेदों को नहीं जानते जिनके ट्रांसलेशंस बाहर हो चुके हैं। सबसे पहले कालिदास का ट्रांसलेशन इंग्लैंड में हुआ एंड व्हेन ही बिकेम कालिदासा, तब हमने पहचाना कि अरे तो कालिदास हैं। जब यहाँ से योग बाहर जाके योगा हो गया तब हमने यहाँ चटाई बिछा के उसके ऊपर आसन करना शुरू कर दिया। तो प्रॉब्लम यह है कि हम खुद भी अपनी चीज़ों को नहीं जानते। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बीच में एक सेतु का कार्य कर सकूं, इसलिए मैंने कहा कि मुझे संस्कृत सीखना बहुत आवश्यक है। जी अवश्य, आपका ये जो प्रयास है वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगा और हम सभी कुछ न कुछ थोड़ा शुरू करके संस्कृत को फिर से पढ़कर अपनी जो साहित्य, संस्कृति, सभ्यता है उसको जानने का प्रयास करेंगे। आपका यह जो अनुभव है वो हमारे लिए अवश्य प्रेरणा का कार्य करेगा। आगे मैं नारायण जी से एक प्रश्न करूंगा कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि सरकारों के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं संस्कृत के पठन पाठन के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए। तथापि आम जनमानस आज भी संस्कृत से अनभिज्ञ दिखाई पड़ता है, उसकी रुचि उसके प्रति हमें उस रूप में नहीं दिखाई पड़ती है जिस रूप में होनी चाहिए। अन्य जो तकनीकी विषय हैं उनके प्रति आम
छात्र जो है वो पहले जागरूक होता है, संस्कृत के प्रति ऐसी अनभिज्ञता क्यों हमको दिखाई देती है अभी तक? ये बड़ा मार्मिक प्रश्न है कि ऐसा क्यों दिखाई देता है। इसके उत्तर में उसके पीछे भी हम ही हैं। चूँकि शिक्षा पद्धति ये बड़ी बात होगी, मेरी उम्र कम है और बड़े बड़े विद्वान इस पर बहुत कुछ कह चुके हैं। आप सभी जानते हैं, इनमें आप में से कई बुजुर्ग हैं जो इन विषयों को बहुत अच्छे तरीके से सुनते आ रहे होंगे कि किस तरीके से भारतीय संस्कृति, विशेषकर संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा था कि संस्कृति और संस्कृत एक दूसरे से भिन्न नहीं है, एक दूसरे से एकदम अन्योन्याश्रय संबंध है इनका। तो ऐसे में जब हम से यदि प्रश्न पूछा जाए कि ये कारण क्या रहा, तो मैं उन कारणों के पीछे न जाकर ये चाहूँगा कि हम अक्सर ये कहते हैं कि शिक्षा पद्धति में दोष था, लोगों के प्रयास उतने ठीक नहीं हुए, हम परतंत्र थे, इतनी सारी इतने सारे आक्रमणों को हमने सहा, इतने सारे पुस्तकालय जला दिए गए, इसलिए संस्कृत लुप्त हो गई और इसलिए हमारी सांस्कृतिक जो चेतना है वो थोड़ी बुझी बुझी सी रहती है और संस्कृत इसी फलसफे के कारण आज उपेक्षित सी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो क्यों ना हम कुछ रुचिकर, कुछ ऐसी बात करें जिससे कि हम पॉजिटिविटी लेकर जाएं कि संस्कृत यदि पीछे है तो हमारी तरफ से क्या कुछ हो सकता है। तो आप में से बहुत सारे लोग, जैसा कि सर ने कहा, कि शायरी सुनते हैं और ये जश्न अदब, साहित्योत्सव, इन दोनों का जब सम्मिश्रण होता है, दोनों ही शब्दों का अर्थ समान है, लेकिन जब सम्मिश्रण होता है तो हम में एक भावना आती है कि ये सब चीज़ें यदि होती हैं तो संस्कृत की जो शब्दावली है, तो संस्कृत भी इसी साथ, इसी दरमियान क्यों नहीं रहती। जैसे कि सर ने अभी कहा था कि कल अशोक चक्रधर सर ने कहा कि संस्कृत में कुछ मूवी नहीं बनी, तो वो भी एक तरीके से उपेक्षा का स्वीकार है। लेकिन मैं दूरदर्शन से हूँ, वार्तावली नाम का एक प्रोग्राम आता है, पिछले 7 सालों से चल रहा है, बहुत से कुछ लोगों ने शायद सुना हो यदि संस्कृति और संस्कृत के प्रति प्रेम रखते हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कई मूवीज़ हैं, बनी हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आप न्यूज़ देखते हो, पढ़ते ही होंगे, तो विनोद मंकारा नाम के एक जो निर्देशक हैं, उन्होंने यानम नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मंगलयान पर आधारित। भाषा संस्कृत है, पूर्ण भाषा संस्कृत है उसकी, ऐसा नहीं है कि डबिंग है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी जब वो बोलते हैं तो उसमें भी उनको, जैसे हम प्रिपेयर करते हैं एक्टर को, तो भाषा भी, उनकी भी भाषा संस्कृत ही है। वैज्ञानिक भी जब अपने वक्तव्य देते हैं उस डॉक्यूमेंट्री में तो वो भी संस्कृत बोलते हैं। तो कुछ ऐसी पटकथाएं, कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपने अभी बाहुबली वगैरह का बहुत कुछ देखा, जिसमें भारतीयता, संस्कृति, सांस्कृतिकता, सारी चीज़ें निरूपित हैं, बस भाषा का अंतर है। जैसे मान लीजिए युद्ध होता था, भयंकर संग्राम होता था, हम कहते हैं कि आग्नेयास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, क्या था, मशीन गन की तरह से बहुत सारी चीज़ें, युद्ध अग्नि वर्षा कर दी, बाणों की वर्षा कर दी। तो वो सब चीज़ें दिखाने की जो क्रिएटिविटी है वो कुछ लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, कुछ लोगों ने प्रदर्शित किया है। तो हम क्यों ना उन चीज़ों पर जो कि हमारी संस्कृति को, जो हमारी संस्कृत को जगाने में काम आए, उन चीज़ों पर फोकस करें। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं, हम गीतों का भी संस्कृत ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गीत जो होते हैं वो शब्दों के मोहताज होते हैं, नो डाउट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राग पर हम अधिक फोकस्ड होते हैं। तो उन चीज़ों पर फोकस करते हुए हम संस्कृत के गीत भी बनाते हैं, बॉलीवुड से संबंधित जो गीत होते हैं, फेमस गीत होते हैं। तो कार्यक्रम के अंत में यदि मौका मिले तो मैं आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मैं गुनगुनाना चाहूँगा आप लोगों से कि आप इसे सुनकर अपने आप बता सकते हैं कि ये गाना है ये। तो शायद मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि ताकि संस्कृत के प्रति जागरूकता जो है वो इस रूप में बने कि पूजा पाठ ही नहीं है केवल संस्कृत, या फिर हम पढ़ाते हैं राम राम रामाः पठति पठतः पठन्ति, यही हम जानते हैं। तो कई बार यदि गीतों के साथ संस्कृत को सुने आप, जैसा कि मुझे पता है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप में से 70% 80% लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा, तो मैं शुरू करता हूँ, अब ज़्यादा शब्द नहीं लेता। जैसे एक गीत है, ये आप लोग अभी करिएगा, मैं अभी थोड़ा गुनगुना रहा हूँ। अधुनर्ते त्वां जे जीव्यहं गरं जीवनीयं पेपीयहं किं जातं यदेकं हृत् त्रोटितम्
अधुनर्ते त्वां जे जीव्यहं गरं जीवनीयं पेपीयहम्। ये गीत है, बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा, अब तेरे बिन जी लेंगे हम। तो ठीक कुछ इसी तरीके से एक दो कुछ गीत गा रहा हूँ मैं, जिसको आप लोग संस्कृत की जैसे हम कहते हैं उसको जीवित करने के प्रयास में कई बार शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं हम। तो शब्द और अर्थ दो चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी कभी शब्दों को हम भूल जाते हैं, अर्थों को ज़्यादा याद रखते हैं। लेकिन अभी एक दौर ऐसा है जब हम शब्दों को भी याद रखेंगे तभी अर्थ तक पहुंच पाएंगे, अर्थ को विस्मृत होने से बचा पाएंगे। तो एक दूसरा गाना है, उसके बाद ही मैं छोड़ दूंगा। अभी ये गीत का जो है एक गीत है जैसे कि आप लोग सुनते आ रहे होंगे, वो है जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। तो वो उस गीत को यदि संस्कृत में करें तो कैसे कह सकते हैं? ये ट्रांसलेटेड था, आधा अधूरा मेरा भी था और दूरदर्शन में भी चला था, तो मैं केवल शब्द सह ये कह रहा हूँ। यत्सृतौ ते गृहं हि न स्याद्वल्लभे तत्सृतौ तु कदाचिन्नयायामहम् यत्क्रमो हि न याति ते द्वारं प्रति तत्क्रमेऽहं न्यस्येयं नोपदं यत्सृतौ ते गृहं हि न स्याद्वल्लभे जीवने मोदवैचित्र्यनेकं वरं सर्वतः सस्मितं कोरकवृन्दकं वसन्तरम्या वरं हि वीथयः यत्सृतौ ते गृहं हि न स्याद्वल्लभे। तो वो गीत था कि जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। तो मान लीजिए कुछ कुछ शब्द हम जब रखते हैं तो इसी बहाने, जैसे हम बच्चे होते हैं जब छोटे होते हैं, अर्थ मालूम नहीं होता कि क्या क्या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्या मतलब है इसका, लेकिन एक शब्द की जो पहुंच होती है हृदय तक, तो कुछ उस तरीके से अभी रखने की कवायद करनी होगी हमें, ताकि कुछ शब्द हम सुने और संस्कार एक शब्दों का हो। और तब अपने आप ये जो उपेक्षा भाव है, वो उपेक्षा भाव को हम कम से कम अपनी कोशिशों से, बिना किसी सरकार या समाज या फिर एक बड़े क्रांति का स्वरूप लेकर आकर हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद ब खुद यदि व्यक्तिगत स्तर पर भी करना शुरू करें तो बहुत कुछ हमारे ये खून में है, तो अपने आप जागृत हो सकती है। अवश्य। मैं सर से अगला प्रश्न करूंगा। जैसे कि हम जानते ही हैं कि सर न्यायमूर्ति रहे हैं, तो जो विषय है भारतीय संस्कृति की अनुगूढ़ संस्कृत, तो जैसे हम कहते हैं कि सर्वज्ञानमयो ही सः, संस्कृत सभी ज्ञान का आकर है, उसका समुद्र है। तो ऐसे ही जो वर्तमान न्याय प्रणाली है, हम देखते हैं कि उस पर बहुत सारे ऐसे विषय हम सुनते हैं कि वो भारतीय धर्मशास्त्र से लिए गए हैं, जिसमें भारतीय धर्मशास्त्र में कानून व्यवस्था का पूरा विवेचन हमें मिलता है। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि जो भारतीय धर्मशास्त्र रहा, जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि ग्रंथ रहे, उसमें जो वर्तमान न्याय प्रणाली है वो उससे कैसे संबद्ध रखती है, उससे किन किन विषयों को वर्तमान में लिया गया है और किस रूप में भारतीय धर्मशास्त्र अभी भी प्रासंगिक हमको नजर आता है? ये प्रश्न आपका बहुत गंभीर है और मेरी जो इसके ऊपर थोड़ी स्टडी है, मैं ज़रूर एडमिट करता हूँ कि उसके ऊपर मैंने बड़ा काफ़ी रिसर्च भी किया है। एंड मैं आपको बताऊँगा तो आपको बहुत ताज्जुब होगा शायद, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। लीगल सेशन होता तो मैं इसके ऊपर और डिटेल में बात करता। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जितने भी भारत के अभी भी कानून हैं, जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, या जितने भी और आपको बहुत से मिलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सब 1857 के बाद जब क्राउन हैज़ टेकन ओवर, तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ के लिए कानून बनाए थे। 1857 के बाद से जितने भी कानून बने हैं ये सब ब्रिटिश क्राउन के कानून हैं। और मज़े की बात यह है कि वो आज भी चल रहे हैं। आईपीसी आज भी चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज भी चल रहा है, वो सारे एक्ट आज भी चल रहे हैं। अब ताज्जुब की बात यह है कि भारत आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट व्यूज़ आ गए, हमारी अपनी पॉलिसीज़ आ गई,
फिर ये कानून कैसे चल रहे हैं? वो कानून इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो भारतीयता उनके अंदर भी भरी हुई है। एक प्रश्न मुझे बार बार अचंभित करता था कि कैसे संभव है कि आईपीसी, यहाँ पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए चिंतन का विषय एक दे रहा हूँ उनको, कि वो सोचें कि आईपीसी सिर्फ एक बार 2 बार अमेंड हुई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100 बार से ज़्यादा अमेंड हो चुका है, जो हमारा बनाया हुआ है। आईपीसी आज तक अमेंड नहीं हुई और वो केटर कर रही है सबको। मुझे ये लगा, मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो लॉज हैं ये कहीं हमारे ही बनाए हुए लॉज हों जो रीपैकेज करके हमको दे दिए गए हैं। तो जो स्रोत हैं हमारे यहाँ कानून के, वो स्मृतियाँ हैं। इसमें एक स्मृति आपने बहुत सुनी होगी जो कि मिसअंडरस्टूड है, बदनाम भी है, कहीं बहुत ज़्यादा प्रेज भी की जाती है, वो है मनुस्मृति। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होते हैं कुछ एंगल से, मैं उस पर मुझे मतलब नहीं है। लेकिन उसको मैंने जब पढ़ा तो उसके अंदर जो 2nd चैप्टर है व्यवहार यानी न्यायालय का, मनुस्मृति के मैं यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है, टाइम नहीं है ना, इतना इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। मैं वो श्लोक स्मृति से उठा सकता हूँ सीधे, जो कि आईपीसी की उसी भाषा में हमारे आईपीसी में मौजूद है। अब प्रश्न ये था कि मनुस्मृति संस्कृत में थी, याज्ञवल्क्य स्मृति संस्कृत में थी, और स्मृतियाँ संस्कृत में थीं, तो ये कैसे संभव है कि आईपीसी के ड्राफ्ट करने वाले मैकॉले ने वो भाव पकड़ लिए हों, वो लैंग्वेज पकड़ ली हो, वो स्पिरिट पकड़ ली हो और उसको यहाँ रीपैकेज कर दिया हो। दिस वॉज अ मिस्ट्री। और वो मिस्ट्री मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो एक 4-5 मिनट में आपको मैं ये इसको बता दूंगा, क्योंकि ये अदरवाइज़ कहीं रिसर्च कभी हुआ नहीं है। 1773 में इत्तेफाक से लॉर्ड जब हेस्टिंग्स यहाँ पर थे, उसी वक्त जस्टिस होम्स भी हुआ करते थे। जस्टिस होम्स जो हैं वो भाषाविद थे। जब वो आया था यहाँ पर, ही वॉज बेयरली 21 ईयर्स, 21 साल का था, 16 लैंग्वेजेस उसको आती थी। और यहाँ आने के बाद उसने कहा कि मैं संस्कृत सीखूंगा। अब समस्या ये हो गई, कलकत्ता में था, सुप्रीम कोर्ट में उसको अपॉइंटमेंट दिया गया था। अब समस्या ये हो गई कि कौन सा ब्राह्मण हो जो मलेच्छ को संस्कृत सिखा दे। सबने मना कर दिया कि ये तो नहीं हो सकता, यह अनाचार हमसे नहीं होगा। तो फिर हुगली के पार एक पंडित जी ने तैयार हुए इस बात के ऊपर कि 2 अलग अलग तख्त रखे जाएंगे। एक तख्त पे वो बैठेंगे जस्टिस होम्स, बाद में जस्टिस हो गए थे मिस्टर होम्स, और वो एक तख्त 10 फीट की दूरी पे होगा, वहाँ से वो संस्कृत पढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद उनको हुगली में नहा के आना होगा, हुगली से ही नहा के वापस जाना होगा। तो शॉर्ट ऑफ इट इज़ कि होम्स ने पूरी संस्कृत पढ़ी, एंड विद द हेल्प ऑफ हेस्टिंग्स 1773 में उन्होंने एक प्लान बनाया जिसमें 11 पंडितों को, नोन एज एडिक्ट ऑफ 11 पंडित्स, इनको इकट्ठा किया एमिनेंस का, और उनसे ये कहा कि तुम्हारे जितने भी शास्त्र हैं इनका ट्रांसलेशन करके एक मत हो के हमको अपने रूल्स बताओ। तो ये हुआ, और ये इस डाइजेस्ट ऑफ हेस्टिंग्स स्पेसिफिकेशन दिया गया 1775 में, और ये वर्क कहलाया गया विवाद अर्णव सेतु, यानी जितने भी विवाद हैं उनको जोड़ने का एक सेतु बनाया गया, विच वॉज नोन एज, फिर ये मेंटेनिंग द ब्रिज, ये बाद में फिर कहलाया कोड ऑफ जेंटू लॉज। हिंदू को जेंटूज कहते थे वो, तो कोड ऑफ जेंटू लॉज हुआ। और 1776 और 1777 में ये पूरा वर्क कंप्लीट होके फ्रेंच में और इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। पहले पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ, क्योंकि पर्शियन जानने वाले यहाँ मौजूद थे, संस्कृत से जानने वाले, और फिर ये वहाँ से ट्रांसलेट हुआ 1773 में। ये रॉबिनेट ने किया था फ्रेंच में, और जर्मन में किया था रेप्से ने।
इसके जितने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो इंग्लैंड में आज भी मौजूद हैं, जो लाइब्रेरी ऑफ इंडिया या क्या कहलाती है वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक मैंने कोशिश की थी कि वो मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए, तो 1 सिंगल पेज वॉज कॉस्टिंग $100 पाउंड्स, जो मेरी हैसियत से बाहर था, तो मैं मंगवा नहीं पाया। लेकिन उसका मेरे पास ये पूरे ये एक्ट मौजूद हैं, और ये सारे मैंने एक चार्ट बनाया है कि जिसके अंदर श्लोक एक तरफ है मनुस्मृति के, जैसे जैसे उसमें आईपीसी में है 323 छोटी मोटी धाराएं हों, छोटी मोटी चोट होगी तो धारा कम लगेगी, उसको कम सज़ा मिलेगी। फिर जैसे जैसे चोट बढ़ती जाएगी उसको सज़ा बढ़ती जाएगी। आईपीसी में जैसा दिया हुआ है वैसे ही मनुस्मृति में दिया हुआ है। और ये पूरा का पूरा जब 1857 में लॉ बनने लगा है, एट दैट टाइम द ब्रिटिश हैड कंप्लीट नॉलेज ऑफ मनुस्मृति एंड ऑल द अदर स्मृतिज। लेकिन ये फैक्ट ना हमको बताया जाता है, ना कभी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, ना ये जूरिस्प्रूडेंस में है, ना लेजिस्लेटिव लॉज में है। दिस इज अ वर्ड, दिस लॉट नीड्स टू बी डन फॉर दिस, कि हमारा ही ज्ञान हमको रीपैकेज करके दिया गया है। और हम आज बहुत गर्व से कहते हैं कि मैकॉले ने जो आईपीसी लिख दी है उसमें आज तक हम एक अमेंडमेंट नहीं कर पाए। उसमें पूरा दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कब वायलेट कर जाएगा, कब विशिएट कर जाएगा। अगर कोई ड्रंकन है, कोई माइनर है, किसी की संपत्ति निकल गई है, तो यही मनुस्मृति में भी कहा गया है, वही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कहा गया है। पूरी लाइन है, समय नहीं है इसका। तो मुझे ताज्जुब होता है कि हमने कितना कम अपनी इस थाती को देखा है, कितना कम हमने इसके बारे में जाना है। हमने इसको केवल एक कर्मकांड की भाषा समझ लिया। जो बाहर के लोग थे उन्होंने इसका महत्व समझा, उन्होंने भारत पर रूल किया, हमारे ही कानून हमसे लगा के हम ही को दंड दे के हमारे ऊपर रूल किया, और हम उनके दंड प्रक्रिया के ऊपर तालियां बजाते हैं। दिस इज द लॉस। अगर हम संस्कृत नहीं जानने की कोशिश करेंगे और इसकी खाई बनी रहेगी, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो हम इसी तरह से बैठे रहेंगे और हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे बड़े अफसोस की बात है कि मैं सोचता था, कभी अपने लिए भी सोचता हूँ, आज भी कभी अपने फ्रेंड्स के लिए कहता हूँ, आप सब लोग ज़िंदा रहें, लेकिन मौत सबको आती है। लेकिन बहुत से लोग चले जाएंगे भारत को बग़ैर जाने हुए, अपने को भारतीय कहते हुए बग़ैर भारतीय बने, बग़ैर भारतीयता जाने हुए। वो नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने खोया क्या, और क्या चीज़ खोई जो उनकी अपनी थी, जो उनकी थाती थी, वो उनको नहीं मिलेगी। वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करके ज़रूर चले जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जान पाएंगे कि छोटे छोटे, हम लोग छोटा प्रयास भी नहीं करते हैं, बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं जो हम लोग घर में, संस्कृत का मतलब लोग समझते हैं कि भाई जैसे इन्होंने बताया था कि रूप रटना पड़ेगा, ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, तो कौन करे। लेकिन जब आप अंग्रेज़ी बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को क्या आप समझते हैं कि सेंट मैरीज कॉन्वेंट में उनको ग्रामर पढ़ा दी जाती है? उनको ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन उनसे ये ज़रूर कहा जाता है कि बच्चे जो तुम क्लास में आना तो कहना मे आई कम इन। वो उतना सा उनको याद हो जाता है। यस यू मे गो, वो उनको याद हो जाता है। वही बच्चे अपने घर में जाके अपनी अम्मा से कहते हैं मे आई कम इन, वो बच्चे हंसते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस से विदाउट ब्रिंगिंग ग्रामर इनटू इट, कॉन्वेंट के बच्चे अंग्रेज़ी बोलने लगते हैं। जुबली कॉलेज के बच्चे गोल्डन गाइड टू जनरल इंग्लिश में पढ़ के ग्रामर पढ़ते पढ़ते बुढ़े होकर निकल जाते हैं, हाई स्कूल में फेल हो जाते हैं अंग्रेज़ी में। लेकिन जिस भाषा को आप घर में यूज़ करेंगे, छोटे छोटे इस्तेमाल करेंगे, वो भाषा जीवित हो जाएगी। हमको डाल दिया गया ग्रामर सीखने के चक्कर में, इसलिए हम संस्कृत से डर के भागने लगे। छोटा सा एक श्लोक मैं सुना रहा हूँ आपको, आप सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ तो हम भी समझते हैं। काका कृष्णा पिका कृष्णा, को भेदो पिक काकयो। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, इन दोनों में भेद कौन बताएगा? वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। जैसे ही वसंत आएगी कौवा बोलेगा, तुम जान जाओगे ये कौवा है, और तुम जान जाओगे कि ये कोयल है। अब इसमें इस श्लोक में कौन सा ग्रामर है? हम ट्विंकल ट्विंकल के साथ इस श्लोक को क्यों नहीं बता सकते लोगों को? हम अपने घर में इसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं अगर हम जाने कि हमको क्या खोया है और हमको क्या पाना है।
बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं हर जगह। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। अगर एक बिंदु पानी हम रोज़ डालेंगे तो घड़ा भर जाएगा। हम इसको रोज़ सिखाते हैं लोगों को, लेकिन हम संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक अगर प्रयोग कर दें तो 100 बच्चे भी स्कूल में सीख जाएंगे। वी डोंट डू इट, क्योंकि इट इज़ नॉट फैशनेबल, हम सोचते ही नहीं हैं। तो इसलिए इस सेशन का इस्तेमाल करके मैं आपको थोड़ा सा जागृत करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हमारी थाती बहुत ज़्यादा है। मैं ज़्यादा लंबा बोल गया हूँ शायद। अवश्य ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से हम जो हमारी संस्कृति की मूल संस्कृत भाषा है उसको फिर से पुनर्जागृत करने का अवसर हम प्राप्त कर सकते हैं। इस समय कम है। इस सेशन के अंतिम प्रश्न के रूप में हम देखते हैं कि संस्कृत को आज हम एक विशेष संप्रदाय विशेष से जोड़ देते हैं कि एक वर्ग विशेष की भाषा है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना चाहिए या वही वर्ग विशेष इसको पढ़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी पूरी परंपरा में देखें, बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं, भक्त कवि हुए हैं जिनका लोक भाषाओं के साथ, हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी वैसी रुचि रही और उन्होंने लोक भाषाओं में भी रचना लिखी, संस्कृत में भी रचनाएं लिखी। लेकिन हमने उनको किसी एक विशेष वर्ग से ही जोड़ दिया और उनका जो सामाजिक समन्वय का कार्य उन्होंने अपने समय में किया उसको हमने दूर कर दिया। तो इस विषय में आप जैसे रहीम हैं, दारा सिकोह हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने सामाजिक सद्भाव का कार्य अपने समय में किया है। तो उनको आप किस रूप में देखते हैं और आज रहीम हैं, दारा सिकोह हैं, किस रूप में हमारे लिए प्रासंगिक हैं? इस विषय को आप रखिए सामने। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, ये एक रहीम का रेफरेंस मैं ज़रूर देना चाहूँगा बहुत शॉर्ट में। रंजीत साहब आ रहे हैं, उसके आने से पहले मैं बता दूँगा आपको। ये रहीम को सब जानते हैं, उनके दोहे सब जानते हैं, हिंदी के उनके दोहे बहुत मशहूर हैं। लेकिन ग्रेट पर्शियन पोएट, ग्रेट हिंदी संस्कृत स्कॉलर, और उसके साथ साथ उनके पास जो खगोल शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, उसका अपार ज्ञान था। और उन्होंने एक नई पद्धति प्रयोग में लाए थे, वो जो कभी बिल्कुल विलुप्त हो गई है, सामने नहीं आती। वो थी खेट कौतुकम। उन्होंने लिखा था खेत कौतुकम में एक लाइन पर्शियन की है, एक लाइन संस्कृत की है। 6 का एक छंद बनता था। उसके अंदर वो कभी उर्दू प्रयोग करते थे, उसके साथ साथ संस्कृत का भी प्रयोग करते थे। और ये कभी हमारे सामने आया ही नहीं। बहुत बड़ी उनकी अच्छी खासी पुस्तक है। एक श्लोक, मैं उनका एक छंद आपके सामने रख रहा हूँ। एकस्मिन दिवस वसान समय मैं गया था बाग में, काचित तत्र कुरंग बाला नयना तोड़ती खड़ी गुल तोड़ती थी खड़ी, ताम दृष्टवा नव यौनाम शशि मुखीम मैं मोह में जा पड़ा, नो जीवामी त्वया बिनु श्रुणु प्रिय तू यार कैसे मिले। अब ये जो आर्ट है, ये उनका रहीम का संस्कृत के ऊपर, इसी तरह से उनकी बहुत सी चीज़ें हैं मेरे सामने जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा खगोल शास्त्र भी संस्कृत में दिया है और उसी के साथ साथ पर्शियन पोइट्री भी है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं आती। एक बात और वो ये कि जैसे अभी इन्होंने भी कहा था मिश्रा जी ने, कि संस्कृत का शब्द आते ही हमको लगता है कि बच्चों का उपनयन संस्कार होगा तो पंडित जी आएंगे, 500 रुपये लेंगे और उसके बाद कुछ कपड़े उपड़े उनको दिया जाएंगे, उससे मतलब ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद शादी होगी तब ये दिया जाएगा, उसके बाद मरने पर पंडित जी आएंगे और हमारी संस्कृत जो है वो हमारे घर से विदा हो जाएगी 500 रुपये में। संस्कृत को हमने कभी लोक धर्मी रूप में नहीं देखा। संस्कृत में लोक धर्मी इतनी कविताएं हैं, लेकिन कभी हमारे सामने कोल्हू के ऊपर, बैल के ऊपर, खेतों के ऊपर, ऋतु के ऊपर, सब के ऊपर संस्कृत में कविताएं हैं, लेकिन वो घरों में रखी हुई हैं। अगर हमको स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे या आर्चीज़ में अगर संस्कृत बुक मिलती भी तो है तो द भगवद गीता, द ग्रेट एपिक ऑफ रामायण, वही चीज़ें जो हमारे पास जो इसको धर्म से जोड़ती हैं। तो वो जब कोई देखता भी है, कोई नया लड़का देखता है, तो वो भगवद गीता इसलिए ख़रीद लेता है कि वहाँ पहुँचकर दादाजी को दे दूँगा, खुश हो जाएंगे। वो संस्कृत भाषा से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता। मेरा निवेदन है सबसे कि ये जो हमारी लोक धर्मी कविताएं हैं संस्कृत की, उनका पब्लिकेशन क्यों नहीं होता, उनका ट्रांसलेशन क्यों नहीं होता, वो आर्चीज़ पे क्यों नहीं मिलती हैं। जब वहाँ पे मिलने लगेंगी तो दे विल कैच द फैंसी ऑफ द यंग पीपल, तब आपको संस्कृत बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
रहीम के इस एस्पेक्ट को सामने बताएं। दारा शिकोह पर आपका बहुत बड़ा रिसर्च है, वो आप थोड़ा सा बताएंगे लोगों को। जी सर, संक्षेप में। संस्कृत में 2 लाइन बता देता हूँ। दारा शिकोह कश्चन प्रसिद्धः दार्शनिकः आसीत् इत्यपि तथ्यमस्ति। दार्शनिक था वह, ये लोग कम जानते हैं, ये जानते हैं कि औरंगजेब का बड़ा भाई था। तो जो वो दार्शनिक था, तो उसके संबंध में एक बात बताऊं कि वो दार्शनिक था तो सहज ही है कि बहुत सारी किताबें लिखी होंगी, केवल पढ़ता ही नहीं होगा। उपनिषद, इसका अनुवाद भी दारा शिकोह के कुशल निर्देशन में हुआ। तो एक किताब है उनकी, नज़्म उल बहरैन, और उसी का यदि हम अनुवाद करें तो संस्कृत में करें या हिंदी में करें तो समुद्र संगम, या संस्कृत में कहें तो समुद्र संगमः, वो एक किताब है। तो वो बहुत बड़ा रिसर्च है। ऐसा मेरा इतना बड़ा रिसर्च नहीं है। मैंने वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में इसे प्रेजेंट किया था, और उस समय के लिए बहुत ही ये ज्वलंत विषय था। 2015 की बात है, जब शासन परिवर्तन हुआ था। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे सर ने बताया रहीम कवि के बारे में, रसखान हुए, उन्होंने भी बहुत, केवल पद्मावत हम नाम जानते हैं कि पद्मावत नाम की मलिक मोहम्मद जायसी ने ऐसा कुछ लिखा। लेकिन मैं दारा शिकोह पर वापस लौट रहा हूँ। उन्होंने जो किताब लिखी है समुद्र संगमः, यानी नज़्म उल बहरैन, आप कहते हैं कि ट्रांसलेट उन्होंने किया या नहीं किया। एक्चुअली मैं अपना एक वैयक्तिक अनुभव भी जोड़ रहा हूँ कि ठीक है, मैं 2 मिनट में ही समेट रहा हूँ। वैयक्तिक रूप से मैंने ट्विटर पर मतलब बहुत दंश झेला कि एक हिंदू होते हुए आप क्यों इतने पीछे पड़े हुए हैं कि दारा शिकोह संस्कृत जानता था। अरे भाई, उसने अनुवाद करवा लिया था, शासक वर्ग से संबंधित था, उसने पंडित राज जगन्नाथ या किन्हीं और से ट्रांसलेट करवा लिया होगा। उसकी भाषा के पीछे आप इतना उसे संस्कृतज्ञ या संस्कृत प्रेमी मत बताया करिए, ताकि क्योंकि एक खास भावना, एक खास संप्रदाय आहत होती है। तो ये कुछ भावनाएं जब हम रखते हैं तब हमें लगता है कि ये हमारी भाषा है, ये उर्दू है तो ये मुस्लिम पढ़ेंगे, और संस्कृत है तो प्योर सनातन धर्मी पढ़ेंगे। इन धारणाओं को तोड़ने का जो कुछ काम पहले लोगों ने किया है, अभी तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम एक नई मतलब एक नया कुछ आदर्श गढ़ेंगे, वो पहले ज़माने में भी हो चुका था। हमें बस केवल अच्छाई, कहते हैं ना कि कुछ अच्छी चीज़ें निकालिए, और उन अच्छी चीज़ों को हम आमतौर पर पढ़ नहीं पाते, या फिर हम कहते हैं कि पाठ्यक्रम में हमने नहीं पढ़ा इसलिए नहीं जानते। आपके सामने अभी तो इंटरनेट है, सारी चीज़ें मतलब फैली हुई हैं। यदि चाहें तो उस किताब में आप देखेंगे कि क्या क्या वर्णित है। एक दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति और हिंदू धर्म, सनातन धर्म के तथ्यों को, उससे हमारी क्या समानता है, मतलब इस्लाम धर्म में क्या समानता है और क्या असमानता है, दोनों ही चीज़ों को बड़े ही निष्पक्ष भाव से प्रस्तुत किया है। तो आज हमारी आवश्यकता यह है कि हम ऐसे ही ग्रंथों को इसी मनोदशा के साथ यदि हम जोड़कर देखेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं इस मानसिकता से लोगों को निकाल पाएंगे कि चूंकि आप हिंदू हैं इसलिए संस्कृत पढ़िए, आप मुस्लिम हैं तो आप संस्कृत ठीक है बाद में पढ़ लीजिए, रुचि हो तो पढ़े, नहीं तो ना पढ़े। हमारे सामने ज्वलंत प्रमाण है हसनैन शास्त्री सर, जो कि संस्कृत, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हम ये मानते हैं कि बड़े अधिकारी होते हैं और बाद में जब रिटायर्ड होते हैं तो आत्मिक शांति ढूंढते हैं तो दूसरे धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए संस्कृत भी पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में संस्कृत से या धर्म की भाषा से अतिरिक्त एक सार्वभौम भाषा, जिससे हम कहते हैं सार्वभौमिक भाषा, उन चीज़ों पर बहुत ध्यान रखते हैं। और देखिए, भाषा एक जरिया है सिर्फ, और ये संस्कृति के साथ जोड़ने की बात है। अवश्य। तो जो क्षमा कीजिएगा, अधिक है शब्द हो वो गए। संस्कृत मात्र एक कर्मकांड की भाषा नहीं, अपितु वो ज्ञान विज्ञान की भाषा है। और हम सब ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से उसे इस भारतीय संस्कृति की अनुगूंज संस्कृत, इसके माध्यम से अपने छोटे छोटे कार्यों से प्रतिध्वनित करने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को धन्यवाद।